प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेस से देश तक। और आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम एक ऐसी मुतासरा खातून की बात करने जा रहे हैं जो लाहौर की रहने वाली हैं, लेकिन एक अरसे से जर्मनी में मुकीम है। और इनका मसला यह है कि लाहौर में इन्होंने एक 3.5 मरले का मकान ख़रीदा था जिस पर एक शख्स ने कब्ज़ा कर रखा है और वो शख्स इनकी कज़न का साबिक शौहर है। और दूसरी बात यह है कि वो जो शख्स है वो पुलिस मुलाजिम भी है और उसने कब्ज़ा कर रखा है। अब जब ये कब्ज़ा छुड़वाने की बात आती है तो वो अदालत से जाकर स्टे ले आता है। स्टे ऑर्डर पर अभी तक ये मामला चल रहा है, लेकिन खातून का इल्ज़ाम यह है कि यह असर व रसूख रखने वाला शख्स है, इसलिए अभी तक इस खातून को इस मकान का कब्ज़ा नहीं मिल पा रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खातून ने किन किन मुतल्लिका इदारों में रब्ता किया है, किस किस तरह से अपना ये मकान वापस हासिल करने की कोशिश की है, इसका कब्ज़ा छुड़वाने की कोशिश की है, क्या इदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमारे इदारों में इतनी सख्त भी बाकी है कि वो किसी मुतासरा शख्स को इंसाफ दिला सके और उसकी जमा पूंजी से ख़रीदा गया जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो उसको वापस दिला सके। क्या हमारे इदारे इस काबिल भी हैं या नहीं हैं? यह आज की इस मसले पर और इस खातून की कहानी पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो उससे हमें अंदाज़ा बेहतर तौर पर हो पाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज तक जितने प्रोग्राम हमने परदेस से देश तक की इस सीरीज़ में किए हैं उसमें 95% से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। यानी बैरून मुल्क मुकीम लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा हो जाता है और ये बाकायदा कब्ज़ा माफियाज़ हैं जो ये मिलकर कर रहे होते हैं। अदालती निज़ाम या कमज़ोर अदालती निज़ाम उनको सपोर्ट कर रहा होता है, कमज़ोर पुलिस का निज़ाम कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसके नतीजे में मुतासरीन जिन्होंने अपनी उम्र भर की पूंजी पाकिस्तान में लगाकर जायदाद ख़रीदी होती है उससे वो महरूम हो जाते हैं। 95% से ज़्यादा केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और मुसलसल ऐसे ही मामला हमारे सामने आ रहे हैं। और आज जो खातून अपनी कहानी लेकर हमारे सामने आई हैं जर्मनी में मुकीम है और उनका मसला भी यही है। तो हमारे साथ तस्लीम फ़ारूक साहिबा मौजूद हैं, उन इस मामले में गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से 92 के नुमाइंदे फ़हीम अमीन साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस स्टोरी पर बहुत काम किया है और इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की है। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो इससे पहले कि मैं तस्लीम फ़ारूक साहिबा की तरफ जाऊं, मैं फ़हीम अमीन साहब की तरफ जाऊंगा और इससे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस प्रोग्राम में हमें राशिद लोधी साहब भी आगे जाके ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है, और उनसे भी हम जानेंगे कि ये इस तरह से खातून अभी तक मुश्किल का शिकार क्यों है, इनको इनकी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा क्यों नहीं मिल सका है। फ़हीम, सबसे पहले आप बताइए कि आपने इस स्टोरी पर काफ़ी दिन से आप काम कर रहे थे, आपने लैंड रिकॉर्ड भी चेक किया होगा, आप इस शख्स से जो इसका मालिक होने का दावेदार है और इस खातून के बकौल वो काबिज है, कब्जा कर रखा है उसने इस मकान पर, आपकी उनसे भी बात ज़रूर हुई होगी। किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप ये खातून का मौक़िफ़ और जो शख्स इस पर काबिज है उसके मौक़िफ़ दोनों को सुनने के बाद? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इस तमाम मामले की अगर हम बात करें तो जो सामने सूरत हाल आई, जो साबिर है कांस्टेबल, वो इस 3 मरले के एक मकान पर काबिज़ है और एक जो इकरारनामा है जिसको वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा सबूत है कि जिससे ये जाहिर होता है कि ये घर उसका है। लेकिन इसके बाद ही एक सवाल उठता है कि जो पंजाब की जानिब से लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम शुरू किया गया था, उस सिस्टम में इस चीज़ के हवाले से किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और ये जो इलाका है समनाबाद का, ये इलाका जो तमाम का तमाम अभी तक लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज में इसका किसी किस्म का कोई इंदराज नहीं है। लिहाजा जो डॉक्यूमेंटेशन है जो पंजाब हुकूमत नहीं, वो आप क्या कह रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हुआ या इस कंप्यूटराइज निज़ाम में इस ज़मीन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? जी, समनाबाद और इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम टाउन और इसके साथ जो मॉडल टाउन है, यह जितना भी एरिया है अभी तक इसका रिकॉर्ड जो है 100% जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हो सका सद, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल जिसके सदबाब के लिए अरबों रुपया लगाया गया था वो अभी तक बिल्कुल ज़ाया ही नज़र आता है। लोगों को जिस तरह का ये मसला है, इसी तरह के मसाइल जो हैं वो दीगर लोगों को भी फेस करना पड़ रहे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वापस आता हूँ। जब ये मामला सामने आया, मुझे इसकी स्पेशल ड्यूटी असाइन की गई कि ये चेक किया जाए ये मसला क्या है। ये जो घर है 3 मरले का, इसकी जो कहानी शुरू होती है, ये जो साबिर कांस्टेबल है इसकी साबिका बीवी से शुरू होती है। कहा यह जाता है साबिर की जानिब से कि जो उसकी साबिका बीवी थी जिसकी ये वरासती मलकियत थी, यानी कि जो उसकी साबिका बीवी की माँ, वो जो है उसकी ले पालिक बेटी का नाम लेकर साबिर साहब ये कहते हैं कि वो उसकी ले पालिक बेटी थी,
उसने जो खातून थी मेरे पास मुकीम थी, उन्होंने मुझे इकरारनामा दिया जिसकी वजह से मैं ये घर पे कब्ज़ा करके बैठा हूँ। जबकि दूसरी जानिब जो तस्लीम नामी खातून जो जर्मनी में बैठी हुई हैं, उनके पास इसके बाकायदा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जो सामने चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये जाहिर करते हैं कि जो तस्लीम हैं वो इसकी मालिक है, लेकिन कब्ज़े के हवाले से जो साबिर है वो बिल्कुल इनकारी है। उसका ये कहना है कि ये मामला मेरा कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में जाने के हवाले से बात की जाती है कि किस जगह पर पहुंचा है, क्या सबूत है, इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। राब्ता किया गया, कल उसके पास भी गए, 2 दिन पहले भी उसे राब्ता किया, लेकिन उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। और उसका ये कहना था कि मैं आज आकर आपके प्रोग्राम में कुछ हकायक बताऊंगा, लेकिन अभी तक उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा मैं अब तस्लीम साहबा आप ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी जिस पर आपका दावा है कि आपकी है, ये आपने ख़रीदी थी या आपको विरासत में मिली है? अगर आपने ख़रीदी थी तो कब ख़रीदी थी, और आपके नाम पर ये जायदाद कब से है, ये 3.5 मरले का मकान? सबसे पहले तो मैं 92 चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत बहुत मेहरबानी कि मेरा साथ देने का। और मैं बताना चाहती हूँ कि 2013 में ये रजिस्ट्री हुई है, और ये रजिस्ट्री की ज़रा प्लीज़ कॉपी मैंने भिजवाई भी है, तो अभी भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये मेरी रजिस्ट्री की कॉपी है, ये मेरी पूरी फैमिली इसके अंदर एंटर है। उन सब ने मिलकर, ये मेरी विरासती मेरा घर है। पहले मेरी कज़न आरजू जो मेरी खाला की बेटी है, उसने मेरा नाम किया, और ये इसमें मेरी मामा, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा और आरजू, ये सारी मेरी फैमिली इसमें बैठी हुई है। 2000 वो हमारे पास मौजूद, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, ठीक है। उसे कहा था, तस्वीर हमारे टीवी पे चल रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी आपको ये अगर इजाज़त तो मैं बताना चाहती हूँ, ये 2010 में तलाक हुई है मेरी कज़न के साथ इसकी जी, ये जो साबर अली है। तो उसके बाद 2010 से लेके आज तक घर लेना तो एक बहुत दूर की बात है, हमें अपना आप बचाना ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये घरों में जाके इसलिए बचाना कि अगर इसको पता चल जाता है हमारे एड्रेस का या टेलीफोन नंबर का, आप इसको, मैं बताना चाह रही हूँ, ये 8/9/2010 में तलाक के बाद इसने हमारे ऊपर ये अपना FIR करवाई, FIR, उसकी कॉपी मैंने भेजी। हाँ जी, साबर ने जी। और उसके बाद इसने 8/9/2010 को हमारे ननकाना साहब में एक घर है शेखपुरे के साथ, वो मेरी नानी अम्मा का, जो हमारा खानदानी बड़ा घर है, उसकी भी इसने जाली रजिस्ट्री बनवाई, जो कि हमने 2-3 साल पहले वो भी केस जीत चुके हैं। उसके बाद ये लाहौर वाले घर के पीछे आ गया। ये 1/9/2010 में इसने हैदर, मेरा कजन है, मेरे मामू का बेटा, उसके ऊपर FIR करवाई। उसके बाद आरजू जो मेरी कजन है, 24/10/2010 को उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया इसने, क्योंकि ये पुलिस में है, ये FIR ही करवाता रहा 2010 से लेके 2013 तक। तो उसके बाद हम ये 3 साल में, आप यकीन करें, एक थाने से निकले दूसरे थाने में चले गए, दूसरे थाने से मुझे इजाजत है तो मैं मैडम से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जो इस पूरी तहकीकात के दौरान सामने आया। आपने भी बताया कि आपकी खाला की जो बेटी है आरजू, वो इसकी साबका बीवी थी, लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि वो साबका बीवी जो थी, वो जिनके नाम ये उनके नाम से उसकी विरासत जहाँ से इंतकाल हुआ है इस मकान का, वो और आरजू का क्या आपस में रिश्ता था जिसके ऊपर ये बात की जाती है साबर की जानिब से कि वो उनकी लेपालक बेटी थी, वो आपकी रिश्तेदार थी? इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जी कि इस वजह से वो कब्जा भी कर लिया, क्योंकि उसकी जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं होती, लेकिन ये बात ज़रूर क्लियर करें कि आपने कितने पैसे देकर ये जो घर था ये ख़रीदा था आपने। सही है। ये देखें जी, इसने 2012 को डिग्री की आरजू के ऊपर कि ये उसकी बेटी नहीं है, ये लेपालक है। अभी रिसेंटली 14/3 में, अभी आपको इसकी कॉपी भी भिजवा भी दी है, तो अदालत ने ये हमने केस जीता है कि ये ही उसी की बेटी है, और ये 14/3/2018 में, ये इसी महीने इसका ये जवाब है कि आरजू ही उसकी बेटी है। ये देखें जी, इसकी कॉपी वैसे मैंने आपको भिजवा भी दी है। ये अभी डिग्री 14/3/2018 में हमने जीती है, क्योंकि साहब ने ये दावा किया हुआ था कि ये आरजू उसकी बेटी नहीं है और उसका ये घर भी नहीं है। ये रिसेंटली अभी, तो आपके ख्याल में ये दावा भी उनका गलत है? गलत हो गया जी, हम जीत चुके हैं, हम 2 केस जीत चुके हैं, और एक ये प्रूफ मेरे पास है जी। सही है। अच्छा, सही है, एक मुख्तसर ब्रेक मुझे लेना है, जरा ब्रेक के बाद मैं इस पर कानूनी भी लेना चाहूँगा राशिद रोज़ी साहब की, और वही मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा
कि इस पर अब जो साबिर हैं वो कहते क्या हैं, मतलब वो मालिक होने का दावा किस तरह से करते हैं। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पुलिस का रोल क्या रहा है अब तक इस मामले में? क्या पुलिस भी इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि ये साबिर जो कि खुद पुलिस कांस्टेबल है वो जाली FIR कराता रहा है, जाली तरीके से उसने कब्जा कर रखा है? पुलिस की इंक्वायरी क्या कहती है? अच्छा, इस हवाले से दोनों, जैसे कि तस्लीम जो हैं इनसे भी मेरी बात हुई और साबिर मेरी उनसे भी बात हुई। तो गुज़िश्ता रोज़ जब साबिर से रब्ता किया गया तो पहले तो उसकी जानिब से हमें भी धमकियां दी गई, हमें भी कहा गया कि आप इस मामले में ना आएँ। उसके बाद फिर एक अपने वकील के ज़रिए रब्ता किया गया कि हम अपना मौक़िफ़ देते हैं, और ये कहा गया जब हमारी जानिब से कि हम आपके ऑफ़िस आकर आपका मौक़िफ़ ले लेते हैं, तो उसके बाद उनसे हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। रात तकरीबन लेट उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि वो अपनी बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अब तक इसमें हुआ क्या है। तो साबिर का इस हवाले से असद ये कहना था कि वहाँ पर इसका मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर लिया गया था कि आया उसका इस मामले में कोई नहीं है, वो इस जगह का जायज़ वारिस है। लेकिन इस हवाले से कि क्या कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सबूत जो उन्होंने जाके इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था जिसमें बताया जाता है कि SP लीगल जो थे वो उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, उनके इल्म में लाया गया। तो साबिर के बकौल कि वो तमाम मामला जो हैं वहाँ पर क्लियर हो गए थे। इस हवाले से SP लीगल से भी बात करने की कोशिश की गई, उनका नंबर भी कल से बंद मिला है। तो पुलिस हुकाम जो है इस हवाले से तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हैं। लेकिन इस हवाले से जो तस्लीम है इनके से ज़रूर मैं भी जानना चाहूँगा कि SSP डिसिप्लिन अयाज सलीम के ऑफिस में कुछ ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद इस मामले के हवाले से कुछ हुआ था। तो मैं मिस आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ? आप उस वक्त मौजूद थी तस्लीम साहबा इस मकाम पर? अयाज सलीम साहब जो हैं इनके दफ्तर में जब ये सारा मामला पेश आया था? मैं इनके दफ्तर में, हमारी अपॉइंटमेंट थी और ये साबिर भी वहाँ पे आया हुआ था, हम भी आए हुए थे वहाँ पे। ऑलरेडी इसकी एक और भी चल रहा है इसका केस, वो अखबार भी मैंने आपको भिजवा दी है। उसके ऊपर इसने जाली गाड़ियाँ माल खाना कचहरी जो लाहौर में है, क्योंकि उधर ये इसकी ड्यूटी करता है, ये तकरीबन कोई 10 साल करता रहा। बड़ी दफ़ा इसकी मेरा मकसद ट्रांसफ़र आई है और अपने असर रसूख की वजह से ना इसने कैंसिल करवाता रहा। उसके बाद माल में जितनी गाड़ियाँ हैं ये इधर उधर लोगों को सेल करता है, और ये अखबार समेत इसकी तस्वीर भी आई हुई है, ये देख लें साबिर की, और ये देखें इसकी तस्वीर भी है। और ये सारा जो मैं अभी बयान कर रही हूँ ना, इसके अंदर लिखा हुआ कि गाड़ियों के जाली। ये बताएं कि SSP डिसिप्लिन ने क्या कहा था जब ये इंक्वायरी आप उनके पास मामला लेकर गई थी? तो आगे वहाँ पर जो आपकी SSP की मौजूदगी में जो इनके साथ बात हुई वो थोड़ा सा बताएं, और SSP का इसको साबिर को क्या कहना था ये थोड़ा सा बताएं। इसको कहा था कि इसके रास्ते में ना आए, इसको डिस्टर्ब ना करें, और उसके बाद थोड़ा सा इसको डांटा था मेरे सामने सिर्फ। लेकिन जब मैं बाहर आई हूँ इसने दोबारा मुझे तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी, इसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। उधर सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसी वक्त ऑन दी टाइम इसको सस्पेंड किया। और मुझे वो मंजूर साहब हैं उधर, जो ये याज डोगर साहब, याज सलीम डोगर साहब हैं, जो उनके वो असिस्टेंट ने, मंजूर उनका नाम है, उन्होंने मुझे कहा आप प्लीज़ तस्नीम साहब माइंड ना करें, हमने उसको सस्पेंड कर दिया। अभी मैंने रिसेंटली सुना उसको दोबारा बहाल कर दिया मेरे सामने। याज सलीम डोगर साहब ने इनको थोड़ा सा डांटा, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। सही है, याज सलीम साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी हमसे कमेंट किया था वो प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन अब जबकि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का टाइम शुरू हुआ है तब से उनका नंबर बन जा रहा है। मेरे साथ राशिद लोधी साहब मौजूद है, माहिर कानून है। राशिद लोधी साहब बहुत शुक्रिया, हम आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जहमत देते रहते हैं बार बार इस तरह के प्रोग्राम में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशूज़ हैं। तो आपके ख्याल में राशिद साहब ये जो मामला है खातून का, ये जर्मनी में मुकीम है, इनका यहाँ समनाबाद में एक 3.5 मरले का घर है इनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और वो जो साहब हैं जो इस पर काबिज हैं वो इनके कज़न के साबिक शौहर हैं, अलहदगी हो चुकी है, वो पुलिस के मुलाजिम हैं और इन पर झूठी FIR इन खातून के बकौल वो करवाते रहे हैं, और उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश की है इस मकान के,
और वो इस पर काबिज होकर बैठे हैं। तो आप इस स्टोरी के मुतालिक अपनी माहिराना राय क्या देंगे इस मकान की मिल्कियत से मुतालिक और इस पर अब तक जो पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तस्लीम साहबा का जो मामला है जिसमें इनके मकान के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया है, एक बात तो खुशाइंद है, इस प्रोग्राम में इन्होंने खुद इजहार किया है कि 2 केसेस ये पहले जीत चुकी है। ये केस भी अगर ये इसको टेक्निकल बुनियादों पर और प्रोफेशनली लेके आगे चलेंगे तो इसमें भी इनकी कामयाबी के 100% चांसेस हैं। और इनको डिस्पोजेशन का केस करना चाहिए, इनको कंप्लेन करनी चाहिए डिस्पोजेस करने की। ये सेशन जज की अदालत में होती है ये केस। तो ये अगर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत वहाँ ये करते हैं, डिस्पोजेस करने के लिए कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो बहुत उजरत में उसका फैसला हो जाता है। यानी कि सिविल दीवानी मामलात में जहाँ बहुत अरसा लगता है सिविल अदालतों में केसेस जो फाइल किए जाते हैं और तवारत का शिकार हो जाते हैं, ताखीर का शिकार हो जाते हैं, तो ये एक स्पेशल एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेचर की जानिब से, और उन अफराद के खिलाफ जो कि नाजायज तौर पर लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर काबज हो जाते हैं, उनको डिस्पोजेस करने के लिए ये अदालत के अंदर सेशन अदालत में ये केस होता है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत। वहाँ ये केस फाइल करेंगे तो फौरी तौर पर उस पर रिपोर्ट मांगी जाती है मुतल्लिका SHO से, वो सूरत हाल के बारे में आगाह करता है और अदालत इस पर फिर फैसला करती है और अदालत का बैलेंस जाके कब्जा वापस लाता है जो ओरिजिनल ऑनर होता है। एक तो अपनी ऑनरशिप के जितने डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं वो साथ लगाएं और वहां जाके ये केस करें। बहुत जल्दी यानी कुछ ही महीनों में इनका मकान जो है वो वागजार करा दिया जाएगा और कब्जा इनके हवाले कर। सही है। तो मैं अब तस्लीम साहबा, आप अदालत में गई हैं वैसे इस मामले को लेकर अभी तक? नहीं जी, मैं अदालत में नहीं, बल्कि वो अभी नहीं गई, वो ही नहीं हमें छोड़ रहा। उसी ने ये मेरे पे, अब जब उसको पता चला कि मैंने रजिस्ट्री करवाई हुई है, और ये इकबाल टाउन में उनका नाम है आदिल मेमन साहब हैं SSP, उनके सामने एग्रीमेंट हुआ था कि ये भी आया हुआ था, मैं भी। जब इसको पता चला रजिस्ट्री हुई है तो उनके सामने इसने एक लेटर लिखा। तो जब ये आदिल मेमन साहब ने देखा, उन्होंने कहा भी तेरे पास तो कुछ नहीं है, ये तस्लीम साहब के पास तो रजिस्ट्री है और तुझे पता है रजिस्ट्री क्या होती है, लिहाजा आप घर इसको दे दो, जब तू रजिस्ट्री बना लेगा ना हम तुझे वापस कर देंगे। इसके बाद आप यकीन करें ये रोने लग गया और इसने कहा जी देखें सर, मुझे प्लीज 5 दिन का टाइम, चले ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 दिन का दे दें और मैं 10 दिन में आपको बता देता हूँ ये रजिस्ट्री गलत है। और उन्होंने कहा, आदिल मेमन साहब ने इनको कहा कि वादा करते हो कि अदालत नहीं जाओगे? कह रहा मैं अदालत नहीं जाऊंगा। इसने लिखने के बाद साइन किए हुए, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इसने लेटर के ऊपर साइन किया, मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। उसी दिन ये अदालत चला गया और इसने मेरी ये रजिस्ट्री चैलेंज की। ये हरकतें इसलिए करता है अदालत में कि मैं दूसरों को कह सकूं कि मेरा अदालत में केस चल रहा है। कि वो अदालत से कोई फैसला उसका अभी तक आया नहीं है, वो जो उन्होंने केस करा, ये जो उन्होंने केस किया, आप सर के फैसला क्या आना, एक खत्म हो जाता है। इसने अब भी 3-4 एप्लीकेशनें मेरे ऊपर दी हुई हैं, कचहरी में भी दी, ये खत्म होने देता ही नहीं है, आता भी नहीं है। उसका सिर्फ ये मौकफ है कि देता रहूं, क्योंकि घर तो ये कभी नहीं सर ले सकता, लेकिन वो जितना डिले करता है यही तो उसका फायदा है। तो इस घर के ऊपर कब्जा इस वक्त आपका है या उनका है? नहीं जी, कब्जा उसका है, वो रह रहा है इसके अंदर, वो खुद रह रहा है। तभी तो उसको वो ही रह रहा है, ये खुद रह रहा है। और इसने शादी की, इसकी बच्ची है। इस वक्त जो सिचुएशन है मैं थोड़ी सी बता दूं, वहाँ पे ये है कि 2010 में जब इनकी जो खालाजाद बहन है आरजू, उन्होंने जब अलहदगी इख्तियार की तो उस वक़्त से वो इस घर पे काबिज़ है। जो आरजू की वालदा थी, उन्होंने इनको साबिर को गर्दमात बना कर रखा हुआ था और उस इलाके में ही वो मकान के ऊपर ही उसका सारा होल्ड था और सारी चीज़ें जो थी उसी के पास ही। आरजू जो हैं वो घर छोड़कर गई हैं और 8 साल से अलहदगी के बाद भी वो इस वक्त काबिज़ है। और इसके हवाले से थोड़ा सा जब ये बात की गई कि आपने अगर ये घर जो है आरजू की वालदा से अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाया तो वो
क्या चीज़ थी, कोई पैसे आपने अदा किए उसकी वालदा को, कोई चीज़ थी, सिर्फ उसके पास एक अकरारनामा है जिसको बेस बनाकर वो इन्हें अदालतों में भी जलील कर रहा है, वो इन्हें थानों में भी लेकर जा रहा है, वो हर उस प्लेटफार्म पर जहाँ पर डिलेइंग टैक्टिक्स जहाँ पर इस्तेमाल हो सके। और इनके जो रिलेटिव्स हैं जो पाकिस्तान में, उनसे जब रब्ता किया गया कि चलें उनसे बात करते हैं उनके साथ जाकर साबिर से, तो कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था, वो इस कदर डरे हुए थे। जबकि साबिर तक हमारा रब्ता जब हुआ तो उसके बाद उसको जब ये कहा गया कि आपकी जो मकामी यूसी का जो चेयरमैन है हम उसको साथ लेकर आते हैं ताकि आपको हमें भी पता चले, आप उसके सामने जो बात है वो सामने आ सके। तो वो इस बात पे भी इनकारी हो गया कि सामने नहीं आना, पहले वो इस बात पे था कि सामने आ जाता हूँ, लेकिन जब ये कहा गया कि जी कि उनके सामने बैठ के बात हो, कि पता चले कि आपके पास क्या है, क्या हकीकत है, क्या मामला है, तो साबिर ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो सही है। लेकिन इसमें जो सवाल एक मेरे जहन में पैदा हो रहा है, तस्लीम साहब आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर राशिद साहब से मैं इस पर एक और राय लेना चाहूँगा। लेकिन क्या तस्लीम साहब, ये जब आपकी कज़न आरजू और उनके शौहर, जो अब उनके शौहर नहीं है साबिर, ये पहली मरतबा इस घर में मुकीम कैसे हुए थे? क्या आपने इनको रहने के लिए दिया था अपना घर? सर मैं इसका जवाब भी देती हूँ। पहले ये जो ये स्टाम्प लिए घूम रहा है ना, ये उसका जवाब है। आज ही मेरी कजन गई है, जिस जगह से ये स्टाम्प लिए घूम रहा है, जो कहता है इनकी मामा ने ये देखो गिरवी मैंने लिया होता, ये उस स्टाम्प का जवाब है। उस बंदे के पास हम गए हैं, उसने कहा कोई मेरे से स्टाम्प नहीं गया, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सबूत हमारे पास है, ये आज ही हम बनवा के लेके आए, कोई उसके साइन नहीं है उसके ऊपर, इसने पता नहीं कहां से ये स्टाम्प बनाया जिसके ऊपर सारा कुछ लड़ रहा है, और ये उसका वो उस दुकान का स्टाम्प बना हुआ, कुछ नहीं, सब झूठ बोल रहा है। अब दूसरी बात आपने अभी पूछी है कि शादी का, देखिए मैं जर्मन में थी 2010 में, तो मेरी नानी माँ जाहिर है बूढ़ी औरत थी, तो ये कजन मेरी की इतनी उम्र ज्यादा नहीं थी, तो बस उन्हीं परेशानियों में ये रिश्ता बड़े फ्रॉड से, इसको पता था हमारा घर है, तो ये घर की वजह से इसकी नजर हमेशा घर के ऊपर रही है। बस शादी का तो इसका एक बहाना था, घर के असल अंदर आना इसका मकसद था। अच्छा ये बता दें थोड़ा सा कि आपने ये घर जो है आपके बकुल 2012 में खरीदा था? 2013 में जी, ये विरासती ज़मीन, विरासती ज़मीन 2013 में जब आपने अपने नाम पर मुंतकिल करवाई थी, तो उस वक़्त कब्ज़ा साबिर का था, उसके बाद जो तलाक भी हो चुकी थी। इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त जब आप लोगों ने इसको अपने नाम पर करवाया है, मुंतकिल करवाया है, उस वक्त आप लोगों ने कब्ज़े के हवाले से फौरी तौर पर किसी पुलिस में या किसी ऐसी अथॉरिटी में रब्ता किया कि आपको फौरी तौर पर कब्ज़ा दिया जाए? लतीफ़ साहब ने कहा ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने 8-9 माह लगाए, मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई कि आरजू कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा क्या नाम है, कब खरीदी है, ये साबिर कौन है। कंप्लीट फाइल जो मेरी है ना, वो लतीफ़ साहब के पास इस वक्त पड़ी हुई है। जब 8-9 महीने के बाद उन्होंने इंक्वायरी कर ली, उसके बाद मुझे कहते हैं ठीक है, हर चीज़ सही है, वाकई है, तेरी रजिस्ट्री भी सही है, तू इसकी मालिक है। तो हमने कहा तो फिर सर आप हमारी हेल्प करें ना। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये डिग्री का केस भी तो आपका क्लियर हुआ, आगे भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बस सही है, बस ठीक है। चले मगर मैं एक ब्रेक लेकर जरा राशिद लोधी साहब से पूछ रहा हूँ कि ये चूंकि अभी खातून कह रही हैं कि हम अदालत में पोजेशन के लिए, इसलिए नहीं है कि बहुत सारे केसेस तो उसने अदालत में कर रखे हैं और हमें अदालतों में वो घसीट रहा है, तो क्या इसके बावजूद तस्लीम साहिबा जो हैं वो पोजेशन के लिए अदालत में नहीं जा सकती? यानी एक केस इनकी तरफ से भी हो सकता है, इस पर कानूनी राय क्या राशिद लोधी साहब की? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं तस्लीम फ़ारूक साहिबा के उस मसले की जो इनके मकान से मुतालिक है समनाबाद में, और ये खातून कहते हैं कि ये उसकी मालिक हैं, मगर इनके साबिक बहनोई यानी इनकी कज़न के हस्बैंड जो हैं, साबिक शौहर जो कि एक पुलिस मुलाजिम भी है, उसने इस पर कब्ज़ा कर रखा है और उसमें वो रह रहा है। तस्लीम फ़ारूक साहिबा जो हैं वो ख़ुद जर्मनी में मुकीम है और कई साल से मुख्तलिफ फोरम्स पे जाकर कोशिश कर रही हैं कि इनको कब्ज़ा मिल जाए, जो कि ताहाल नहीं मिल सका। राशिद लोधी साहब, आप कह रहे थे कि अगर ये अदालत में जाएं तो बड़ी आसानी से ये केस जीत सकती हैं अगर इनके पास तमाम
डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इस ज़मीन के, जो कि इनके पास हैं इनके बकौल। आपके ख्याल में अब ये कहती हैं अदालत में ये इसलिए नहीं गई कि वहाँ पर इनका जो यानी जो काबिज शख्स है या इनके मुताबिक जिसने इस पर कब्जा कर रखा है वो इनको अदालतों में घसीट रहा है मुख्तलिफ हवालों से, तो क्या ऐसे में ये खुद भी तो अदालत में जा सकती हैं पोजेशन के केस को लेकर के मेरा मकान है इसका कब्जा मुझे दिलाया जाए? जी बिल्कुल जा सकती हैं, और मैंने यही उनको सजेस्ट की वहाँ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल करें सेशन जज के पास, और दिनों के अंदर इनका केस डिसाइड हो जाएगा और बैलेट जाके उसको बाहर निकाल करेगा और कब्जा वापस दिला देगा। बाकी जहाँ तक ये कह रही है कि रजिस्ट्री जो है वो जाली तैयार की है उसने, और जो जिस बंदे का जो स्टाम्प फोर्स है उससे भी जाके इन्होंने तहकीक की है, उसने कहा ये मैंने तो कोई इस किस्म का स्टाम्प जारी नहीं किया है, तो ये उसके ऊपर FIR का अंदराज करें 420, 468 और 471 का के तहत जो है FIR का अंदराज होगा जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होता है सिविल के दीवानी मामलात के अंदर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग FIR और अगर इनकी FIR दर्ज ना हो रही हो क्योंकि वो एक पुलिस मुलाजिम है और वो असर रसूख रखता है, जाहिर है अपने पेटीबंद भाइयों को सपोर्ट करती है पुलिस भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, तो फिर इस FIR के इंदराज के लिए दोबारा ये अदालत में भी जाएं? जी बिल्कुल, 22 से 22 की रेमेडी अवेलेबल है, ये जाके सेशन अदालत के अंदर पिटीशन कर सकती हैं कि मेरी FIR का अंदराज नहीं हो रहा, ये मैंने दरखास्त दी थी FIR के अंदराज के लिए, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। तो ये तो रोज का मामूल है कि FIR के अंदराज ना होने की सूरत में लोग अदालत से रुजू करते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं, सेशन जज के पास, और वो FIR के अंदराज का फौरी हुक्म देते हैं। ये तो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है 154 के तहत, जिसके तहत FIR का अंदराज होता है, वहाँ मैंडेटरी प्रोविजन है, शाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और कोई एप्लीकेशन व्हाइल सीइंग द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो वो ये उसकी ड्यूटी है, वो उससे डिनाई नहीं कर सकता वो उसके पर्दा दर्ज करे, बाद में अगर पर्चा गलत भी हो तो उसको खारिज कर सकता है। और ये जो कह रही है कि इनके खिलाफ झूठे केसेस भी वो कर रहा है, तो उन झूठे केसेस का रिजल्ट अगर ये हासिल करती है अपनी फेवर में, तो उसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकती हैं। उसके ये झूठा पर्चा दर्ज करवाया गया, झूठा पर्चा दर्ज जो इनके खिलाफ उसने कराया है, उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई हो सकती है, ये अदालत से रुजू कर सकती है, उसमें उसको सजा हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर अदालतें फाल तरीके से काम कर रही हैं, और ये पहले खुद बता चुकी हैं कि 2 मुकदमात में ये जीत चुकी हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी का इशू है 100% इनके फेवर में जाएगा, लेकिन अगर ये पुलिस के पास ही चक्कर लगाती रहेंगी तो वहाँ शायद इनको इंसाफ उस तरह ना मिल सके, तो इनको अदालत का दरवाजा नॉक करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। सही है। तस्लीम साहब, आप 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो जाहिर है इन्होंने आपको 2 रास्ते दिखाए हैं, एक तो ये कि आप अदालत में पोजेशन के केस को लेकर जाएं, और जिस तरह से वकील साहब बता रहे हैं तो बड़ा आसान है कि अदालत आपके हक में बहुत जल्द फैसला दे देगी अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मौजूद हैं। और दूसरा ये कि आपके पास अगर ये सबूत है कि इसने जाली डॉक्यूमेंट तैयार किए, जाली स्टाम्प पेपर तैयार किए हैं, तो आप 420, 468 और 471 के दफात के तहत पर्चा दर्ज करवा सकती हैं। नहीं होगा तो अदालत से आप दरख्वास्त कर सकती हैं। तो आप ये वाली एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही? मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद फ़हीम आपसे मैं जानना चाहूँगा, किसी बयाने का जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने कोई बयाना भी दिया है, खातून कह रही हैं कि ये विरासती मकान है, तो बयाना फिर किस तरह में इन्होंने अदा किया है, तो कुछ और पहलू भी हैं इस कहानी से जुड़े जिस पर मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत है। तो एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम, आप एक बयाने का जिक्र कर रहे थे कि 12-12.5 लाख रुपए का जो इन खातून ने अदा किया, ये तो विरासती मकान है जो वो बता रही हैं, जो इनसे विरासत में इनके हिस्से में आया, तो ये बयाने का किस्सा क्या है? अच्छा तस्लीम फ़र्क साहिबा, एक क्वेश्चन मेरा आखिरी में ये भी था कि आपने अभी बताया कि ये विरासती ज़मीन थी, तो जो बयाना हुआ था 11.5 लाख रुपए का, वो किस चीज़ का बयाना आप लोगों ने करवाया था, वो एग्रीमेंट क्या था, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ज़रा।
ये किस चीज़ का, मुझे इस बात का कोई नहीं, ये किसने आपसे बात की है बयान? जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जो हमें भिजवाए थे उनमें एक तो रजिस्ट्री थी और एक बयानानामा था जो कि 11-11.5 लाख रुपए का था। वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो किस चीज़ का बयाना आपने किससे लिया, क्या मामला था, उसको थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि आपने अभी बताया कि ये वरासती ज़मीन थी जो आपकी नानी के नाम से डायरेक्ट आपके नाम पे मुंतकिल हुई। नहीं जी, नानी तो मेरी गार्डियनशिप थी, असल तो इसकी माँ राहत थी ना, जो मेरी बहन खाला थी, ये मेरी खाला की बेटी है ना आरजू जी जी। तो नानी मेरी की ये गार्डियनशिप थी ना उसके पास, और ये जो सी रजिस्ट्री है ये उन्होंने डायरेक्ट मेरे नाम पे की है, उन्होंने मुझे ये सेल कर दी है ना ज़मीन, ये जो घर है ना आरजू ने, ये पहले डिग्री उसके नाम हुई तो आरजू ने आगे मुझे ये सेल की। लेकिन आरजू का तो ये कहना है कि उसने 11.5 लाख रुपए आपसे लिया था, तो वो उसने मुझे ये सेल कर दी है ना। ये बात तो थोड़ी सी तब्दील होगी ना, थोड़ा सा इसको भी देख लेना, इसको क्लियर कर दें थोड़ा सा कि अभी आपने वरासती ज़मीन का कहा, उसके बाद आपने उनसे पैसे लिए, तो ये क्वेश्चन था जो कि पूछा जा रहा था मेरी तरफ से कि तो आपने ये बुनियादी तौर पर आप कह रही हैं ये मकान आपने अपनी कज़न आरजू से ख़रीदा है? हाँ जी, ये उन्होंने मेरे पूरी फैमिली में, सिर्फ आरजू अकेली नहीं है, मेरी माँ, ये इसके ऊपर सारा जिनकी तस्वीरें लगी हुई है ना, खाला, मेरे मामू, मेरी वालदा, बड़ी खाला, और ये आरजू खुद भी बैठी हुई है, मेरे मामू, ये सारी पूरी मेरी फैमिली है। इन्होंने सब ने मिलकर ये रजिस्ट्री मेरे नाम की है। सही है। तो ये कितने में खरीदा था आपने? ये मैंने 50,000 उनको अदा किया इसका। तो बाकी तो आपको पता, ये विरासती है ना हमारी। अच्छा, ठीक है। तो अब वो आपको फ़हीम जो 11.5 लाख रुपए बयाने वाला जवाब मिल गया या अभी नहीं मिला? कोई तशने की बात सर अभी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ जो है इस पूरे वाक़े में वाज़े नज़र आती है, असद थोड़ी सी बताएंगे कि SP इकबाल टाउन, उसके बाद SP लीगल, SSP डिसिप्लिन ऑफिसर्स के थ्रू ये इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी में ये साबित होता है कि ये जो घर है ये इस फैमिली का है, तस्लीम फ़र्क तस्लीम जो है इनका जो है इनका घर है, इनके नाम पर है, लेकिन इन तमाम 4 प्रोसेस से गुजरने के बावजूद भी अगर इनको घर का कब्ज़ा नहीं मिलता तो ये असल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पूरे सिस्टम पे कि 4 लोग भी मिलकर जो है इन्हें इंसाफ नहीं दे सके। जबकि दूसरी जानिब ये चीज़ कि जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया पंजाब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, पिछले 4-5 साल में ढिंडोरा पीटा गया पंजाब लैंड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम का, तो ये जो सवाल है कि इसका भी उसका जवाब मिल गया कि इसका भी कोई अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम उसी तरह ही ख्वार हो रहे हैं, उनके उसी तरह के मसाइल हैं, उसी तरह के जो चीज़ें हैं, उसी तरह के 2 नंबर स्टाम्प, क्योंकि ये हमेशा बड़ा एक करोड़ों रुपए की इश्तिहारी मुहिम भी चलाई गई कि कंप्यूटराइज स्टाम्प पेपर्स भी मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है। तो ये अभी तक इस तमाम चीज़ों 2 नंबर स्टाम्प पेपर अभी भी निकल आते हैं, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल है। अच्छा, तो तस्लीम साहब, ये आप क्या ओवरसीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई हैं इस मसले को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको कंप्लेन नंबर भी दिया था 7481, तो उधर तभी मिलता है जब आप उधर जाते हैं। उसके बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये आदमी तो पार्टी बनता ही नहीं है, ये हमारी फैमिली का बंदा ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये अदालतों में इधर उधर पार्टी बन के कैसे एप्लीकेशन दे देता है, सिर्फ अपने असर रसूख की वजह से, क्योंकि ये हमारे तो फैमिली का ही नहीं बनता, ये तो एक गैर है, रिश्ता खत्म हो चुका है, इससे तल्लक हमारा बिल्कुल खत्म है। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई, ये बंदा किस रिश्ते से, किस बिहाव पे हर जगह पे एप्लीकेशन हमारे खिलाफ दे रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अदालत और ये वाले क्यों कैसे एक्सेप्ट हो रही हैं? ठीक है जी, राशिद साहब शॉर्ट कमेंट सर। जी जी, आप शॉर्टली कैसे कमेंट करेंगे अब इस सारे मामले पर कि ये जो आप खातून कह रही हैं कि ये आदमी हमारी फैमिली का ही नहीं है, ये पार्टी फरीक बन ही नहीं सकता, तो ये किस तरह से जाके इस मकान का फरीक बन के एप्लीकेशंस दे रहा है? मतलब अगर कोई विरासती जायदाद भी है मिसाल के तौर पे और इसकी साबिक बीवी का भी इसमें कोई शेयर बनता होगा, तो इस शख्स का तो नहीं बनता। ये सारे मामला तो अब अदालत ने ही डिसाइड कर रहे हैं ना जी। अगर वो वारिस है या नहीं है, इस बात का तायुन जो है वो भी अदालत ने कर रहे हैं। तो ये जो मैंने इनको रेमेडीज बताई हैं उसके मुताबिक ये अदालत के साथ रुजू करें, इनको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, और ये जहाँ तक की बात का ताल्लुक बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया राशिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने। तस्लीम फ़ारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, जर्मनी से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और फ़हीम अमीन साहब, आपने इस स्टोरी पर काफ़ी काम किया, आप हमें इसकी तफसीलात बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, फैसला अदालतों ने करना है। ज़ाहिर है हम एक फ़रीक का मौक़िफ़ आपके सामने ला सके हैं, दूसरे फ़रीक से मुसलसल राब्ते में रहे हमारे रिपोर्टर,
और उनको मनाने की कोशिश करते रहे कि अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। हम आज भी कहते हैं कि वो आएँ, अपना मौक़िफ़ देना चाहें। हम इस प्रोग्राम को इसकी दूसरी एपिसोड करने के लिए तैयार हैं, इसी स्टोरी पर दोबारा प्रोग्राम में बात करने के लिए तैयार हैं। वो आकर अपना मौक़िफ़ दें, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं दिया या देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये कि पुलिस भी इस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही। अगर पुलिस अपना मौक़िफ़ दे तो शायद कुछ और हक़ाइक़ इसके सामने आ जाएँ, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस भी इस पर गुरेज कर रही है। 2 पुलिस के आला अफसरान जो कि इस स्टोरी में काम कर रहे थे, उन्होंने आज प्रोग्राम में आने की हामी भर के भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने से गुरेज किया। बहरहाल अदालतों ने फैसला करना है, मामला अदालत में है। आप अपना फ़ीडबैक हमें इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।